स्टूडेंट्स, आज हम लोग मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्यों के बाद मौर्यों के शासन का पतन हो गया, तो मौर्योत्तर काल में भारत की क्या स्थिति रही, मौर्य का क्या स्थिति रही, व विदेशियों कौन कौन से विदेशी आए, उनसे क्या संपर्क उनके रहे। तो 200 ईस्वी पूर्व, इससे 200 ईस्वी पूर्व से जो काल आरंभ हुआ उसमें छोटे छोटे राज्य हुए। उसके बाद जो मौर्योत्तर काल के बाद में जो 200 ईस्वी पूर्व काल आरंभ हुआ था उसमें छोटे छोटे राज्य हो गए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में कई स्थानीय शासक सत्ता में आए। पूर्व में कोई अलग राजा आए, मध्य में अलग और दक्कन में अलग सत्ता में आए, जैसे शुंग, कर्ण और सातवाहन। शुंग, कर्ण और सातवाहन वंश सबसे प्रथम आता है। तो इस तीसरे से 203 ईसा पूर्व तक रहा है। इसकी स्थापना किसने की? सिमुक ने की थी। इस वंश में शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इस धर्म जो शासक थे वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। सर्वधर्म संभाव की भावना थी इनके अंदर, सभी धर्मों को समानता प्रदान करते थे। बौद्ध भिक्षुओं को भी दान में जगह भूमि दी थी। चट्टानों को काटकर इन्होंने क्या किया? चट्टानों को काटकर चैत्यों व विहारों का निर्माण किया। ये जो चैत्य होते थे ये बौद्ध धर्म के प्रार्थना के लिए बनाए जाते थे, प्रार्थना स्थल होते थे ये। कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। ये चट्टान काट के बनाते थे, ये बौद्ध धर्म की प्रार्थना स्थल होते थे। क्या आता है? पश्चिमोत्तर भारत में कौन आए? एशिया और चीन से आए कई विदेशी, जो एशिया से आए और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया। एशिया से शासन जमाया, जिसमें हिंद यूनानी कौन आए? हिंद यूनानी आए, शक आए, पहलव और कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण आए। यूनानियों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। यूनानियों से हमारे भारतवासियों ने बहुत कुछ सीखा। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक हुए। कौन हुए? हिंद यूनानी शासक। इसका वो शासक है मिंडार। इसका शासक कौन था? मिंडार, हिंद यूनानी शासक है। इसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी पंजाब में साकल, इसकी राजधानी मिंडार की, इसे मैं मिलिंद के नाम से जानता है साकल, जो कि आजकल जिसे सियालकोट के नाम से जाना जाता है। यूनानियों के बाद में रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। यूनानी के बाद जो शासक आए, जैसा कि हमने बताया शुंग, कर्ण, सातवाहन, तो इसमें शक आए थे यूनानियों के बाद में। उसमें रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। शक के बाद आए पहलव, जो ईरान से आए थे। पहलव कहाँ से आए थे? ईरान से। पहलव ईरान से आए थे, भारत आए। शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बने। शकों की ही तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बने। इनके बाद कुषाण में कनिष्क, जो कुषाण वंश आया था उसके कनिष्क, कनिष्क सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। कुषाणों में दो कारणों से विख्यात रहे। इसमें पहला कारण था कि उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी, जो कि भारत ने इसको अपनाया। पहला, उसने 1878 ईस्वी एवं शक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाया। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में ये लाया जाने लगा, आज भी आता है। दूसरी, बौद्ध धर्म को अपनाकर इसने जो बौद्ध धर्म अपना लिया था। और चौथी सभा को आयोजित किया। क्या? चौथी सभा आयोजित की थी बौद्ध की। पारस्परिक आदान प्रदान हुए। भारतीयों ने कुषाणों से सोना व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा। जो कि पहले क्या होता था, ये चांदी या सोने का एक पत्ता वैसे होता था, उसको काट कर फिर उस पर लिपि उकेरी जाती थी और चित्र वगैरह, तो बहुत ही स्पष्ट नहीं होती थी। लेकिन ये तरीका से सीखा कुषाणों से, ये अधिक सुंदर, स्पष्ट और राजाओं की चित्र व लिपि बहुत ही सुंदर थी। जो इनकी सिक्कों के ढालने की प्रक्रिया थी उसमें। कनिष्क के समय
कनिष्क जो था ये यूनानी था। कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए, जो यूनानी हुए चिकित्सक हुए हैं चरक। इन्होंने एक चरक संहिता पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? चरक संहिता। कौन हुए? चरक, जो कि 600 से अधिक औषधि का वर्णन है। चरक संहिता में 600 से अधिक औषधियों का वर्णन है। मरीजों को धोखा न देना, विश्वासघात न करना, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। कुषाण की कला के दो प्रमुख केंद्र, कुषाण की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा व गांधार थे। मथुरा व गांधार थे। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर, गांधार में सिलेटी पत्थर से मूर्तियां बनती थीं, इसलिए फेमस हुए। महाराजा धीराज की धारणा भी कुषाणों की ही देन है। महाराजा की जो उपाधि होती थी, जो ये सबसे पहले आई, ये आई कुषाणों के द्वारा। थैंक यू।